हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा कुंभा और उनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ। यह टॉपिक बीए पार्ट सेकंड राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत है। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं। महाराणा कुंभा पर चर्चा करने से पहले हम मेवाड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था और वहाँ पर आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लिया और जीतने के पश्चात अपने पुत्र खिजर खां को वहाँ का शासनाधिकारी उसने नियुक्त कर दिया था। किंतु जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट गया, जो राजपूत सरदार थे उन्होंने खिजर खां को इतना अधिक परेशान किया कि अलाउद्दीन को विवश होकर खिजर खां को वापस दिल्ली बुलाना पड़ा और चित्तौड़ की गद्दी पर चौहान सरदार जो मालदेव था उसको वहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया चित्तौड़ का। मालदेव के बाद में बनवीर चित्तौड़ का अधिकारी बनता है और 1336 ईस्वी में सरदार हमीर जो सिसोदिया वंश का एक प्रमुख सरदार था ने बनवीर से चित्तौड़ छीनकर मेवाड़ पर पुनः सिसोदिया राजवंश का प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन है, तो हमीर है जिन्होंने 1336 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की। इसी हमीर के जो उत्तराधिकारियों में हम कुंभा को पढ़ेंगे, हम सांगा को पढ़ेंगे, प्रताप को पढ़ेंगे। ऐसे वीर वीर योद्धा हैं, वीर राजपूत शासक इसी हमीर वंश के उत्तराधिकारी होते हैं, इसी के वंशज होते हैं जिनकी वीरता की जो गाथाएं हैं उनसे राजस्थान का इतिहास भरा हुआ है। 1336 में बनवीर से हमीर ने चित्तौड़ छीनकर और यहाँ चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश का प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। हमीर की मृत्यु के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह के पश्चात लक्ष्य सिंह जिसको लाखा भी कहते हैं इतिहास में, महाराणा लाखा मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए। इस प्रकार हमीर के बाद में क्षेत्र सिंह के बाद में लक्ष्य सिंह ये मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होते हैं। वृद्ध जो महाराणा थे लाखा ने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया और महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि हंसाबाई के पुत्र होने पर वह मेवाड़ के सिंहासन से अपना अधिकार त्याग देंगे। तो जैसे कि महाभारत में हम भीष्म पितामह की स्टोरी सुनते हैं, वैसे ही यहाँ राजस्थान के इतिहास में भी महाराणा जो लाखा है या लक्ष्य सिंह है उनके इतिहास में भी ऐसे भीष्म पितामह की स्टोरी यहाँ पर भी रिपीट होती है। और जो राजस्थान का भीष्म पितामह एक श्री कृष्ण भी बनता है, तो राजस्थान का भीष्म पितामह चूड़ा जो है वो राजस्थान के भीष्म पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यूँ कहे कि लक्ष्य सिंह जो मारवाड़ की राजकुमारी थी हंसाबाई उसे विवाह करना चाहते थे, किंतु उस विवाह की शर्त ये रखी कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। जबकि ऑलरेडी लक्ष्य सिंह के पुत्र थे, जो ज्येष्ठ पुत्र थे राव चूड़ा थे, किंतु राव चूड़ा ने अपने पिता के लिए उन्होंने भीष्म पितामह की भांति ही प्रतिज्ञा की कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे। इस प्रकार उनकी इस प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो हंसाबाई के जो पुत्र थे लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि हंसाबाई के पुत्र होने पर वह मेवाड़ के सिंहासन से अपना अधिकार त्याग देंगे। और इस विवाह के 13 महीने बाद ही हंसाबाई ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा मोकल। महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद मोकल मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। मोकल के शासनकाल में मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। उधर नागौर के जो मुस्लिम शासक था फिरोज खां ने भी मेवाड़ की सेनाओं को पराजित किया था। बूंदी के हाड़ाओं ने मांडलगढ़ तक का क्षेत्र अधिकृत कर लिया। सुरहोई के शासक ने गोडवाड़ क्षेत्र में भी अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। इस प्रकार चारों तरफ से महाराणा मोकल इन समस्याओं से जूझने लग गए थे। जहां हम बात करें तो मालवाई सुल्तान ने गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, तो उधर नागौर के मुस्लिम शासक थे वो भी मेवाड़ की सेनाओं पर आक्रमण कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोकल जो राज्य पर जो संकट उभर रहा था उस संकट को समाप्त करने में, संकट को दूर करने में अपनी योग्यता का परिचय नहीं दे पाए। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके डूंगरपुर, केलवाड़ा, देलवाड़ा के क्षेत्रों को बुरी तरह लूटा। महाराणा मोकल उनका सामना करने के लिए रवाना हुआ और जब वह जीलवाड़ा में पड़ाव डाले हुए था तब उसके दो चाचा थे
चाचा और मेरा, जिनका नाम है महाराणा मोकल के दो चाचाओं के नाम भी याद रखिए। ये भी आपके कॉलेज के एग्जाम की दृष्टि से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाचा और मेरा ये महाराणा मोकल के चाचा थे। तो इन्होंने मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या के समय उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था कुंभा, वो उस समय शिविर में उपस्थित था। अतः चाचा ने उस पर भी हमला किया, किंतु कुंभा सकुशल बच गया और चित्तौड़ चला गया। चित्तौड़ पहुंचने पर मेवाड़ के जो सामंत थे और सरदार थे, उन्होंने राणा कुंभा को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। इस प्रकार हमने मेवाड़ के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना और किस तरह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार करने के उपरांत किस तरह चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना होती है और उसके जो संस्थापक है हमीर माने जाते हैं। उसके बाद क्षेत्र सिंह, फिर लक्ष्य सिंह या लाखा, और लाखा के बाद में मोकल, ये प्रसिद्ध शासक है। मोकल के बाद में कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो हमारा आज के वीडियो का जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो है महाराणा कुंभा की उसका प्रारंभिक परिचय, और प्रारंभिक परिचय के साथ साथ उसका राजनीतिक जीवन, ये राजनीतिक उपलब्धियां, ये आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करते हैं। तो कुंभा का जन्म जो है वो अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो 1460 में हुआ, और ईस्वी सन की बात करें तो 1403 में। और वह मोकल की जो परमार रानी थी सौभाग्य देवी का पुत्र था। वह भी अपने पिता की भांति अल्पायु में ही मात्र 10 वर्ष की उम्र में 1433 में मेवाड़ का शासक बन गया था। और उसने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए राज्य के समस्त कार्यों का जो दायित्व था वो हाथों में लेकर बड़ी कार्यकुशलतापूर्वक उनका संचालन भी किया था। इस प्रकार महाराणा कुंभा की जो योग्यता थी वो उसके बचपन में ही पता चल गई थी। उसने उसको जो दायित्व दिए गए थे उन दायित्वों का उसने बखूबी निभा किया था। बाद में हम बात करें राणा कुंभा के बारे में, तो राणा कुंभा की जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें राणा कुंभा की अनेक उपाधियों के बारे में पता चलता है। अनेक उपाधियां उनकी प्रसिद्ध विशेषताओं, उसकी अभिरुचि, उसकी योग्यता को भी लक्षित करती हैं। जैसे महाराजाधिराज, राव राय, राणे राय, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया राणा कुंभा को। गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में अगर हम बात करें तो संपूर्ण गुहिल वंशीय शासकों में कुंभा, या जिसको कुंभकर्ण भी है कह सकते हैं, कि ही एक ऐसा शासक था जो अपने अनेक गुणों विशेषताओं के प्रत्येक विरुद्धों से विख्यात था। यानी कि जो कुंभा की उपाधियां थी, जो विरुद्ध थे, वो विरुद्ध उसकी विशेषताओं को इंगित करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कुंभा के इतिहास की जानकारी के क्या क्या स्रोत उपलब्ध है जिनसे हम कुंभा के इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। तो पहले तो कुंभा का जो शासन काल था वो 1433 से 1468 तक उसने मेवाड़ की गद्दी पर शासन किया था। 1433 से 1468 ईस्वी तक। और उसके शासनकाल की जानकारी कई विविध स्रोतों से हमें प्राप्त होती है, जिनमें अब तक बात करें तो 60 ऐसे शिलालेख हमें प्राप्त हैं जिन्हें किसी न किसी रूप में हमें कुंभा के जीवन के बारे में, उसकी राजनीतिक उपलब्धियों, उसकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो एकलिंग मंदिर है वहाँ से हमें एकलिंग महात्म्य प्राप्त हुआ है। और इसका जो प्रथम भाग है उसको राजवर्णन के नाम से पुकारा जाता है, जो इसे कुंभा ने स्वयं लिखा था। इस जो एकलिंग महात्म्य है जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो प्रथम भाग जिसको राजवर्णन के नाम से जाना जाता है, ये भाग स्वयं कुंभा ने लिखा था। और दूसरा भाग उसके निर्देशानुसार उसके राजकवियों द्वारा लिखा गया था। इसके प्रकार ये जो एकलिंग महात्म्य है वो कुंभा के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, तो इसको भी याद रखिए। इसके अलावा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया, ये रसिक प्रिया कुंभा ने जयदेव के जो गीत गोविंद है उस गीत गोविंद पर टीका लिखी थी। वो टीका कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया के नाम से जानी जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिए। कुंभा की इस रसिक प्रिया से कुंभा की विभिन्न उपाधियां और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात हम बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग में नामदेव के मंदिर से 3 चट्टानों पर उत्कीर्ण कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, उसका राज्य विस्तार, उसकी साहित्यिक रचनाएं, उस कुंभा द्वारा निर्मित विभिन्न दुर्गों के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। इसके अलावा हम बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ शिलालेख जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
स्रोत है कुंभा के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी का। और इसे 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया गया था और महेश नामक विद्वान ने इसे लिपिबद्ध किया था। तो कीर्ति स्तंभ कुंभा द्वारा स्थापित किया गया है चित्तौड़ दुर्ग में। इसे भी याद रखिए, महेश नामक जो विद्वान थे, राजकवि थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया 1460 ईस्वी में। इसे शिलालेख में हमें कुंभा द्वारा मालवा, गुजरात और उसके पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों और उन युद्धों से प्राप्त विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। तो कुंभा ने जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण मालवा और गुजरात जो राज्य द्वारा जो सम्मिलित आक्रमण किया गया था, उस पर विजय के तौर पे इसका निर्माण करवाया गया था। कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं और उसके समय में उसके संबंधों की स्थिति है, उस पर भी शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर फारसी तारीखें भी की चर्चा करें तो उनसे भी कुंभा के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार कई ऐसे ऐतिहासिक साधन हैं, इन ऐतिहासिक साधनों से हमें कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किंतु इस संबंध में ये भी ध्यान, एक इतिहास के विद्यार्थी और एक इतिहासकार को इस बात का ध्यान देना उचित होगा कि इन साधनों से जो जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी को तभी ही प्रमाणित मानना चाहिए जबकि उसकी पुष्टि अन्य ऐतिहासिक साधनों से या स्रोतों से होती हो। क्योंकि अधिकांश जो साधन है या अधिकांश स्रोतों में किसी भी राजा के बारे में अगर कोई प्रशस्ति लिखी गई है तो वो अतिशयोक्तिपूर्ण होती है और एक पक्षी उसमें विवरण दिया जाता है। इस प्रकार अगर किसी भी सोर्स की से प्राप्त कोई सूचना वो तभी ही ऐतिहासिक प्रमाणित होगी जब अन्य सोर्सों से या फिर अन्य स्रोतों से उसके संबंध में जानकारी हमें प्राप्त हो। तो इस प्रकार ये कुंभा की इतिहास को जानने की ये प्रमुख सोर्स थे। अगले वीडियो में हम कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उन कठिनाइयों के निवारण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।